आप पब्लिक में उग्रता दिखाएंगे, नफरत फैलाएंगे, बेवजह के एक दूसरे से लोगों को लड़ा देंगे, तो इससे अमन शांति नहीं फैलेगी ना। फिर तो हम जिस विचारधारा के विरोध में निकल चुके हैं, फिर तो उन्हीं विचारधारा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के जरिए ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने एक अच्छे नेता को खो दिया, और अच्छे नेता को समझ सके इतनी समझ यहाँ की जनता को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की कॉपी नहीं कर सकते ना, उसके कॉपी को उसी का कॉपी करके मैं देखता हूँ कि हमारी विपक्षी पार्टियाँ, रमेश भाई इनको आंकड़े नहीं पता, ये नहीं देख रहे हैं कि किशनगंज की जनता को आंकड़े इतना समझ में आता है कि आप कितनी भी ताकत लगा दें, लेकिन वो उतने वोटों को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे वो अपने पसंद के उम्मीदवार को जिता सकें। कि विरोध करना चाहे तो हम लोग भी अपने विरोधियों का विरोध कर सकते हैं, कहीं 10 लोगों को इकट्ठा करके, अपने 10 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसी का भी विरोध कर सकते हैं। वो धरती है जो सिर्फ और सिर्फ अमन शांति चाहती है। तो एक तरफ वो जनता, एक तरफ ये नेता, दोनों की सीमांचल की धरती है। ये हमेशा से कांग्रेस की धरती रही है और आगे भी रहेगी, और इस चुनाव का प्रभाव आप 2025 में देखेंगे। तो उन लोगों ने ये बातें कही कि मोदी जी का पुतला आज तक यहाँ के किसी नेता ने नहीं दहन किया था, मास्टर साहब ने किया, पहला कारण। दूसरा, वो संगठन, उन लोगों का जो अलायंस था, उनका जो अपना गठबंधन था, उस गठबंधन में जो उनका फूल का छाप है, जिसको देख करके कुछ लोग मोहित रहते हैं, उन्होंने उस फूल निशान का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लोगों को बांटना, इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई मनसा ही नहीं है। पप्पू यादव जी एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं, और ये देखने को मिला है, और उनको मैंडेट मिला है। यकीनन उन्होंने खुद भी कहा था कि वो कांग्रेस से जो काम करके दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। चुनाव जीत गए, और जो लोग रंग अबीर खेल रहे थे उसको मना कर रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। और यही बातें यहाँ थी। रही सवाल कि अगर आप यहाँ के जदयू उम्मीदवार के बारे में बात करें, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और हैं भी वो सम्मान के लायक। तमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। लोकसभा चुनाव 2024 समाप्त हो चुके हैं। जो भी रिजल्ट आया वो आपके सामने है। किशनगंज लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब की जीत हुई है। 59,000 समथिंग वोटों से उन्होंने लगातार दूसरी बार जीतने में कामयाबी हासिल की है। आज किशनगंज लोकसभा से हार जीत से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि कांग्रेस, पहले MIM, अब कांग्रेस के एक दिग्गज कार्यकर्ता संतोष कुमार चौधरी जी है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस की जीत के कौन से ऐसे चीज़ें रही, कौन सी ऐसी बातें रही, तथ्य रहा कि जो कांग्रेस को जीत के करीब ले गया। जहाँ एक तरफ जदयू जीत के दावे कर रहे थे, MIM जीत के दावे कर रहे थे, क्या चूक हुई उन लोगों से जो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आने वाली राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 को लेकर, अब क्या कुछ सीमांचल की राजनीति में होने वाला है। इन तमाम तर सवाल के जवाब हम संतोष चौधरी से जानने का प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यारा सा कमेंट भी आप ज़रूर देते रहे। केडीबी लाइव को सुनते रहें, खबरों को शेयर करते रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। चलिए हम अपने जो संतोष चौधरी जी है उनसे बातों के सिलसिले को। संतोष चौधरी जी, सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम केडीबी लाइव के हमारे इस प्लेटफॉर्म में। लोकसभा चुनाव 2024 के तमाम तरह जो अटकलें हैं उस पर विराम लग चुका है। किशनगंज से डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब की जीत हुई है। आपको मुबारकबाद, आपकी पार्टी को मुबारकबाद, कैंडिडेट को मुबारकबाद। क्या कहना चाहिए, जीत का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? कौन से ऐसे पहलू रहे जो जीत को आसान बनाया जबकि लगातार विरोध हो रहा था, जनता के बीच एक आक्रोश का माहौल था मौजूदा सांसद की कार्यशैली तमाम चीज़ों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमेश भाई, और शुक्रिया आपके चैनल का। और मैं इस जीत के लिए आपको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तमाम आपके चैनल के जरिए तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। खास करके इस जीत का श्रेय की अगर आप बात करें तो इस जीत का श्रेय तमाम के तमाम जो आम मतदाता हैं उनको जाता है। ऐसे वोटर्स जो बोलते कम हैं और करते ज़्यादा हैं, जो इतनी समझ रखते हैं कि एनालिसिस कर सके कि कितने वोटों को एक तरफ करेंगे,
कि अपने पसंद के उम्मीदवारों को जिता सकेंगे। रहा सवाल, आपने बातें कही कि डॉक्टर जावेद साहब का जगह जगह पर विरोध हुआ। होता क्या है सर कि विरोध करना चाहे तो हम लोग भी अपने विरोधियों का विरोध कर सकते हैं। कहीं 10 लोगों को इकट्ठा करके, अपने 10 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसी का भी विरोध कर सकते हैं। लेकिन हमारी विचारधारा में, कांग्रेसी विचारधारा में इस तरह की बातें नहीं आती है। लेकिन हमारे जो विपक्षी पार्टियां थी, उन लोगों का एक शायद रणनीति रही होगी, वो जगह जगह पर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और जो लोकप्रिय उम्मीदवार, जो आज ये साबित हो चुका है, ये प्रमाणित हो चुका है कि वो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं अभी तक के, क्योंकि जनता ने तमाम के तमाम विरोधियों के मुंह पे ताले जड़ दिए हैं। और जो पिछले चुनाव में 30,000 35,000 का अंतर था जीत का, इस बार उन्होंने 60,000 से जिताया है। इसलिए तमाम के तमाम जो श्रेय है वो आम मतदाताओं को जाता है। हाँ, चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन लगातार आपके फेसबुक वाल से एक विशेष पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और कई नसीहतें दी जा रही है। क्या लगता है जो पार्टी हारी है, क्या कमियां रह गई अभी, कहाँ चूक हो गए, हम उन पे ज़रा बात कर लें। देखिए, नसीहतें हम देने वाले अब नहीं रहे उनके, क्योंकि जब तक हम उनके साथ थे तो नसीहतें दे सकते थे या सुझाव दे सकते थे या रिक्वेस्ट कर सकते थे। जो हमने जब तक उनके साथ रहा, पूरी ईमानदारी से मुझे जहाँ जहाँ लगा कि मुझे बात करनी चाहिए थी, हालांकि मुझे चेताया जाता था कि संतोष भाई ज़्यादा मतलब अपने आप को क्लियर बात करने वाला, स्पष्टवादिता मत बनिए, आप फेंके जाएंगे संगठन से। मैंने परवाह नहीं करी और मैंने जब जब मुझे ज़रूरत पड़ा मैंने उनको चेताया था। उन्होंने कभी अमल नहीं किया मेरी बातों पर, अक्सर उन्होंने मेरी बातों को काट दिया था। और अभी जो सोशल मीडिया में आ रहा है, तो मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए ही विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जाता है कि हमने एक अच्छे नेता को खो दिया और अच्छे नेता को समझ सके इतनी समझ यहाँ की जनता को नहीं है। रमेश भाई, इनको आंकड़े नहीं पता, ये नहीं देख रहे हैं कि किशनगंज की जनता को आंकड़े इतना समझ में आता है कि आप कितनी भी ताकत लगा दें, लेकिन वो उतने वोटों को इकट्ठा कर लेते हैं जिससे वो अपने पसंद के उम्मीदवार को जिता सकें। आप पब्लिक में उग्रता दिखाएंगे, नफरत फैलाएंगे, बेवजह के एक दूसरे से लोगों को लड़ा देंगे, तो इससे अमन शांति नहीं फैलेगी ना। फिर तो हम जिस विचारधारा के विरोध में निकल चुके हैं, फिर तो उन्हीं विचारधारा का समर्थन हो जाएगा ना। हम भारतीय जनता पार्टी की कॉपी नहीं कर सकते ना, उसके कॉपी को उसी का कॉपी करके मैं देखता हूं कि हमारी विपक्षी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। इसलिए पूरी चुनाव मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं बीच बीच में लिख देता हूं। कई चीज़ों को नोट किया गया कि जिस तरह से जो मैनेजमेंट की बात करें या फिर गांव तक पहुंचने की बात करें, हालांकि तीनों पार्टियों के लोग नहीं पहुंच पाए, चाहे जेडीयू हो, एमआईएम हो या कांग्रेस हो, गांव तक का रुख नहीं किया गया। लेकिन बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट करना पसंद किया, जेडीयू और एमआईएम को छोड़ करके। क्या लगता है कि कांग्रेस को जो पसंद करने की जो यहाँ की किशनगंज की है, क्या सोच कर कि सरकार बनाने की जो नीति थी वो काम कर गई? नहीं, देखिए, होता है कि एक तो जब से मैं कांग्रेस से जुड़ा हूं और जो डॉक्टर जावेद साहब हैं वर्तमान सांसद और हमारे नेताजी, ये बहुत ही मैच्योर्ड नेता हैं और ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो रणनीति होती है वो बहुत परफेक्ट होती है। और इनके पास में बेशक कम कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो भी कार्यकर्ता हैं वो रणनीति पर चलते हैं, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। एक तरफ वो पब्लिक है जो देख रही है कि भाई हमको इस तरह का नेता चाहिए जो अमन शांति कायम रहे अपने क्षेत्र में। किशनगंज वो धरती है जो सिर्फ और सिर्फ अमन शांति चाहती है। तो एक तरफ वो जनता, एक तरफ ये नेता, दोनों की कनेक्टिविटी थी और कुछ रणनीति थे। और हम लोग जब एक तो हम लोग लास्ट टाइम अंत समय में जुड़े थे, लेकिन जितने भी वक्त हम लोग जुड़े थे और जो रणनीति उन्होंने तय करी थी उस पर हम लोग चले और बेशक उसमें कामयाबी मिली। हार जीत एक अलग चीज़ है। हार जीत को हम साइड पर रखकर बात करेंगे कि मौजूदा सांसद जावेद साहब को लेकर जो एक धारणा रही या फिर वो चीज़ें रही भी जिसे आपने भी महसूस किया ही होगा।
कि लोगों के से जो एक जनता के साथ जो उनका एक तालमेल होता है, आना जाना, वो तमाम चीज़ें बहुत कम नहीं है। नहीं क्या सवाल इन चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी या फिर ये सोच लिया जाएगा कि हम कुछ भी ना करें तो चूँकि कांग्रेस को लोग यहाँ वोट देते हैं और वो देते ही रहेंगे, अगर हम काम ना भी करें, अपने कार्यशैली में सुधार ना भी लाए तो लोग जाएंगे कहाँ? रमेश भाई, आप जो बातें कर रहे हैं, आप उन लोगों की बातें कर रहे हैं जो विरोधी पक्ष के हैं, जिनको कि प्रस्तावित तरीके से तैयार किया जाता है, उनको बताया जाता है कि फलाने जगह पर विरोध करना है। डॉक्टर जावेद आज़ाद के कार्यकाल को अगर आप देखेंगे, जो उन्होंने 5 वर्ष अपने पार्लियामेंट में बिताए हैं, उनकी उपस्थिति से लेकर जितने कार्य उनके कार्यकाल में हुए हैं, होता क्या था, जब मैं विपक्षी पार्टी में था तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हम उनके काम को जानें, क्योंकि हम लोगों को उस समय सिर्फ इतना बताया जाता था कि आपको विरोध करना है। तो हम विरोध करने के चक्कर में उनकी जो अच्छी बातें थी वो भी नहीं, उस तरफ ध्यान नहीं जाता था। लेकिन जब से हम यहाँ से जुड़े हैं और जब उनके काम को हम निकाल कर देखें, आप देखिए जितने हाईवे हैं, जितने रेलवे ट्रैक्स हैं, मतलब हमारा पौवाखाली वाला जो रेलवे लाइन है, आप कहेंगे कि उन्होंने पास कर दिया, नहीं, ये पहले से पास किया हुआ था, लेकिन इनके रीजन में काम हुआ ना, इन्होंने आवाज़ उठाई ना, इन्होंने नितिन गडकरी से मिलकर के इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा रोड का मांग किया। आप देखेंगे अधिकतर जो हाईवेज़ हैं वो डॉक्टर जावेद साहब के रीजन में बने हैं, बहुत सारे काम हुए हैं। मेरे पास में पूरा एक पुलिंदा है, मैं आपको कभी भी दिखा सकता हूँ, अभी तो मैं साथ में नहीं लाया हूँ। इवन आप सर्च करके देखें उनके कार्यकाल को, तमाम के तमाम चीज़ें आपको पता चलेगा। जदयू की अगर हम बात करें तो उनके पास एक वोट बैंक था अपना, मोदी जी के नाम पर, एमडीए के नहीं, मैं पहले उसका जवाब कंप्लीट कर लूँ कि आपने कहा कि क्या इसी तरह से कनेक्टिविटी, डॉक्टर जावेद साहब में एक कमी है। आप तो जानते ही हैं कि मैं जहाँ रहता हूँ ऐसा नहीं कि अंधभक्त की तरह मैं बात करता हूँ। डॉक्टर जावेद साहब में कमी ये है कि वो काम करके दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। चुनाव जीत गए और जो लोग रंग अबीर खेल रहे थे उसको मना कर रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। मतलब कुछ काम अगर उन्होंने कर दिया, जैसे कि अभी अमौर में अगलगी की घटना घटी थी, सारे लोग गए, मदद किए, उन्होंने अपने फ़ोटो खिंचवाए, उन्होंने तमाम की तमाम चीज़ें लोगों को दिखाए, लेकिन ये नहीं दिखा रहे थे। तो इनकी ये कमी है कि ये हमेशा अपने को ढक कर रखते हैं, अगर कुछ करते भी हैं तो लोगों तक पहुंचाते नहीं हैं। तो इन्हीं कारणों से, और मैं कहता हूं कि इन्हीं कमी का फ़ायदा लेते हुए विपक्षियों ने उन्हें ये कह दिया, उनके बारे में ये रूमर फैला दिया, ये अफवाह फैलाया उन्होंने कि वो कुछ करते नहीं हैं, जबकि वो बहुत कुछ करते हैं, बताते नहीं हैं। हाँ, अब बदलाव ये आएगा कि हम जैसे लोग एक छोटे कार्यकर्ता के तौर पर उनके साथ जुड़े हैं, अब जो भी कार्य होगा हम पब्लिक के सामने प्रस्तुत करेंगे, हम लोगों को हम सारी चीज़ें दिखेंगे। इवन अभी जो में सबसे पहली हमारी मीटिंग हुई तो हमारे सांसद ने हमें निर्देश दिया कि अभी जैसे ही इलेक्शन हुए हैं आप देखेंगे कि बारिश शुरू है, जगह जगह पर बिजली की समस्याएं हैं, जर्जर तार है, पोल है। उन्होंने यहाँ भी, मैंने उनको कहा था कि मैं ये चीज़ सोशल मीडिया में डालता हूँ, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने एसी सर से बात करी, उन्होंने एग्जीक्यूटिव से बात करी कि भाई जल्द से जल्द जो आपका ये है बिजली आप बाहर करिए, जो सुविधाएं हैं, बिजली सुविधाएं, उसको आप दुरुस्त करिए। और हम लोग उसमें लगे हुए हैं। मैं खुद दिन रात बहादुरगंज में रहता हूँ, अभी भी मैं आया हूँ तो वो काम करता हूँ। बात करेंगे, मैं जदयू पे जरा बात कर लूँ कि जदयू के पास एक अपनी एक वोट बैंक थी, एनडीए मोदी जी के नाम पर। नीतीश कुमार का अपना एक अलग वोट बैंक, जो कैंडिडेट थे उनका भी एक छवि है पूरे किशनगंज में। लेकिन बावजूद इसके जो एक बड़े पैमाने पर सेंध मारी हुई उनके वोट बैंक, जो 3.5 लाख जो वोट लेकर चल रहे थे, लगभग 1-1.25 लाख वोट तक वो खिसक गए। बड़े तबके पर कांग्रेसियों को वोट कर गए। क्या लगता है कि जो एक तरफ देश में जो माहौल था, लेकिन उससे विपरीत होकर किशनगंज के हिंदू वोटरों ने कांग्रेस को बड़ी तादाद में जो वोट किया, तो जावेद साहब की अच्छाई को देखकर या फिर बीजेपी के कुछ नेताओं ने ही साजिश की? ऐसा सिर्फ किशनगंज में नहीं हुआ है रमेश भाई, आप देश में देख लीजिए, पूरे देश के आप पिछले बार बीजेपी की सीटों को देखिए, इस बार आप बीजेपी की सीटों को देखिए, पूरे देश के लोग परेशान हो चुके हैं इस सरकार से। उन्होंने देख लिया है, हालांकि वो बैसाखी के सहारे अभी सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन लोग परेशान हो चुके हैं उनके जुमलों से। और यही बातें यहाँ थी। रही सवाल
कि अगर आप यहाँ के जदयू उम्मीदवार के बारे में बात करें तो व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और हैं भी वो सम्मान के लायक। होता क्या है कि जो मैं क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था उस दौरान जो मतदाताओं से मेरी बातें हुई तो उन्होंने 2-3 चीज़ें उनकी कमियां गिनाई। पहला तो जो मोदी जी के समर्थक हैं, आप तो देखेंगे कि जो कट्टर एक जो धर्म पर चलने वाले लोग होते हैं वो कट्टर होते हैं, तो उनकी एक सोच होती है पार्टिकुलर। तो उन लोगों ने ये बातें कही कि मोदी जी का पुतला आज तक यहाँ के किसी नेता ने नहीं दहन किया था, मास्टर साहब ने किया, पहला कारण। दूसरा, वो संगठन उन लोगों का जो अलायंस था, उनका जो अपना गठबंधन था, उस गठबंधन में जो उनका फूल का छाप है जिसको देख करके कुछ लोग मोहित रहते हैं, उन्होंने उस फूल निशान का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे लग रहा है कि इस कारण से हिंदू वोटरों में कुछ नाराज़गी रही, लेकिन फिर भी उन्हें वोट तो अच्छे खासे थोड़ा मिले। सा हम ये बात कर ले कि 2024 तो जो हुआ वो हुआ, 2025 का मैं सिर्फ सीमांचल और किशनगंज की बात करना चाहूँगा फिलहाल आपसे। क्या प्रभाव पड़ेंगे महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की जिस तरह से जीत हुई और एक नाउम्मीदी कहिए या जो भी जिस तरह का माहौल इस बार बनाया गया था, चाहे वो माहौल सही था या फिर क्रेडिट की जो भी था, तो इसका असर 2025 पे क्या पड़ेगा? क्या सीटों में बढ़ोतरी होगी? निस्संदेह। और असर क्या पड़ेगा भाई, ये किशनगंज की धरती है, ये सीमांचल की धरती है, ये हमेशा से कांग्रेस की धरती रही है और आगे भी रहेगी। और इस चुनाव का प्रभाव आप 2025 में देखेंगे। अभी भी सारे के सारे विधायक हमारे हैं और आने वाले समय में और भी सीमांचल की जो सीटें हैं वो आप देखेंगे निस्संदेह जो है इंडिया गठबंधन का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर बिहार के जो गठबंधन, खास करके हम राजद की बात करें, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर अपने अहंकार से थोड़ा सा नीचे आ जाते, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, हिना साहब और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, अगर उनको टिकट देते और थोड़ा सा अपनी जो पर्सनल महत्वाकांक्षा है उनको थोड़ा सा दरकिनार रखते, कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें दे देते, 22 पे लड़के 4 जीते हैं, कांग्रेस 12 पे या 13 पे लड़कर 3 सीट जीतने का काम किया। कहीं नहीं लगता है कि जो आज कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है, इसका एक विलन के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव को देखा जाना? ऐसा नहीं है। घटक दलों में जब गठबंधन होता है तो जो भी फैसले लिए जाते हैं वो सभी जो नेता होते हैं वो लोग आपस में मिल के लेते हैं और जो भी करते हैं सोच समझ करके ही करते हैं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जो हैं वो भी एक परिपक्व नेता हैं और उस वक्त की परिस्थितियां जो रही थी उस परिस्थितियों के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया था। और लेकिन ये है कि इसमें कुछ आपको आने दिनों में सुधार देखने को मिलेगी और भी चीज़ें आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है और यकीनन आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी। पूर्णिया की सीट की अगर बात करें, पप्पू यादव चुनाव ना जीते इसके लेकर आरजेडी के लगभग विधायकों ने, मंत्रियों ने डेरा डाल दिया, घर घर जाकर के कैंपेन किया। खुद तेजस्वी प्रसाद 6 से 7 दफ़ा पूर्णिया आए, सिर्फ एक ही कारण कि यादव का कोई नेता ना जीते, लेकिन बावजूद इसके पप्पू यादव जीतने में कामयाब हो गए। नहीं लगता है कि तेजस्वी का कद छोटा हो गया पप्पू यादव के सामने? देखिए, ये जो जाति वर्ग के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू करी लोगों को बांटना, इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई मनसा ही नहीं है। पप्पू यादव जी एक ज़मीनी स्तर के नेता हैं और ये देखने को मिला है और उनको मैंडेट मिला है। यकीनन उन्होंने खुद भी कहा था कि वो कांग्रेस से जुड़ेंगे, भले ही वो मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल करी है, लेकिन वो कांग्रेस से ही जुड़ेंगे, उन्होंने खुद अपना बयान दिया था। हाँ, कुछ ऐसी बातें रही थी कि उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर बीमा भारती जी थी, लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, जिनको वोट दिया वो नेता जीते हैं। यकीनन पप्पू यादव, आदरणीय पप्पू यादव जी बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे कई बार मिला हूं और बड़ा स्नेह देते हैं वो, और आने वाले समय में और भी बेहतर आपको दिखाई देगा। और जो बेहतर होगा ये बड़ा प्रश्न है, इसका जवाब बड़े नेता लोग दे सकते हैं। वो लोग जो बेहतर होगा वो करेंगे। जो जीत जाते हैं अक्सर उनकी कमियों पर बात नहीं होती है और जो हारते हैं उनकी कमियों पर बात किया जाता है। चलिए मैं हारने वालों की कमियों पर बात करूँगा। एक तरफ जावेद साहब की जीत हुई, कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे, वो अच्छे नेता थे, ये तमाम तरह चीज़ें। तो दूसरी तरफ एक चीज़ ये भी है कि ये बात शुरू डे 1 से था कि MIM जितना ज़्यादा वोट लेके आता है ये जदयू के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बावजूद
इसे राजनीति की दृष्टिकोण से किस तरह की राजनीति कहेंगे कि जब वो ये जानती थी कि एमआईएम हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, और अगर एमआईएम और 10, 20, 30 हज़ार वोट लाते तो जदयू के लिए राहत आने बावजूद जो जदयू के नेता रहे, जदयू के जो कार्यकर्ता रहे जो आए, तो उन्होंने कांग्रेस या जावेद साहब के बनिस्बत एमआईएम को ज़्यादा टारगेट में लिया। क्या इसे आप राजनीति की समझ की कमी नहीं कहेंगे? देखिए, सभी लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। मैं किसी को नासमझ या समझदार मुझे नहीं लगता है कि मुझे कहना चाहिए। हाँ, यहाँ के वातावरण में जो नए लड़के हैं, जो हमारे नौजवान भाई लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा उग्र मिजाज हो जाते हैं। और ऐसे दोनों खेमे में आपको, हमारे जो विपक्षी दोनों पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ी है, आपको दोनों खेमों में उस तरह के बच्चे मिलेंगे जो कहीं लुधियाना से में काम कर रहे हैं, कहीं बाहर से काम कर रहे हैं, या पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे लोग बाहर भी हैं, तो वहाँ से ये सोशल मीडिया के ज़रिए कुछ भी बोल देना, संयमित नहीं रहना, और ख़ास करके उनके नेताओं के द्वारा उनको हिदायतें नहीं देना, उनको नहीं समझाना, ये भी मुख्य कारण रहा है विपक्षी पार्टियों के हार की। मैं कहता हूँ कि ये मूल कारण रहा है। आज अगर आम मतदाता इन लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई, आम मतदाता इन्हें मत नहीं दे पाई, तो इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इनके व्यवहार से रुष्ट है आम लोग। यहाँ आप अच्छे से बात करिए, व्यवहार अच्छा करिए। आप किसी को भी गाली दे देते हैं, किसी को भी तुम तराक कर देते हैं। हमारा ये ज़मीन क्या है? हमारी ये ज़मीन इस तरह की ज़मीन है जहाँ सिर्फ संस्कार है, संस्कृति है। आपको सच्चा हिंदुस्तान देखना है, मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया के लोगों को अगर सच्चा हिंदुस्तान देखना हो ना, वो सीमांचल की इस धरती पर आए। इससे बेहतर धरती आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ के वातावरण को दूषित करेंगे तो यकीनन इसका फल तो भोगना पड़ेगा आपको। आखिर में एक सवाल करके हम विदा लेंगे आपसे कि कुछ लोग किस्मत के भी धनी होते हैं। जिस नीतीश कुमार ने चुनाव के ऐनों पे पलटी मारी थी, लोग कह रहे थे कि इनका ये फैसला सही नहीं है और इनकी राजनीति जो नैया है वो डूबती हुई बीजेपी इसको बर्बाद कर देगा, तरह तरह की बातें। लेकिन आज नीतीश कुमार की हैसियत वो हो गया है कि ना चाहते हुए मोदी जी को उनके बगल में बैठाना पड़ता है और उनकी लगभग बातों को मानना ही पड़ेगा। कहा जाए तो मिला जुला करके नीतीश कुमार का कद प्रधानमंत्री से कोई बहुत छोटा नहीं रह गया। किस्मत के धनी है नीतीश कुमार। देखिए, किस्मत के धनी आप कह सकते हैं। 12 सीटें उनको मिल गई है, लेकिन वो 12 सीटें किस प्रकार से उन्हें आई है। और मोदी जी जो है ना, 12 सीटों का महत्व बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाजपा ने जो कम सीटें लाई है, अगर फुल बहुमत होता तो फिर इनका महत्व नहीं होता। मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ कि भविष्य वक्ता की तरह मैं भविष्य बता दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्द कहीं ऐसा ना हो कि वो 12 में से अधिकांश जो उनके एमपीज़ हैं वो कहीं भारतीय जनता पार्टी में विलीन कर जाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी के साथ जो पार्टियाँ आज तक रही है उस पार्टी को मटियामेट होना पड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, जितनी भी पार्टियां, आप देख, चंद्रबाबू नायडू फिर से इस बार उभर करके आए हैं, फिर उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। नीतीश कुमार जी को सीट मिले हैं, 12 सीटें मिले हैं, तो वो यकीनन उसमें कुछ बातें ऐसी हैं कि उन्हें मिल गई है। लेकिन आप देखेंगे कि नीतीश जी के जो कद अभी आपको दिखाई देते हैं वो आने वाले समय में आपको दिखाई नहीं देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बेशकीमती समय हमें दिया। इसी के साथ हम चाहेंगे कि अब आज के इस लाइव को, आज के इस हमारी बातचीत को विराम देते हैं। आप भी अपना राय। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं पुनः, और विपक्षी पार्टियों के लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए कि अगर वो अपना ये रूप नहीं दिखाते तो शायद आज हमें ये कामयाबी नहीं मिलती। आज अगर हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं विरोधियों के विरोध के कारण भी जीते हैं, और आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में हम प्रयास करेंगे कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो उनकी समस्याएं हैं उनके साथ हम मिल करके उस समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।